नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस क्लास के सर संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन हर हिंदुस्तानी का सपना, देश के प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट में अब 5 साल की देरी होगी, यानी हर हिंदुस्तानी को अब हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन को देखने के लिए और इंतजार करना होगा। इसी प्रोजेक्ट पे चर्चा करेंगे और साथ में और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर विलंब हो रहा है वो भी इस क्लास में चर्चा करेंगे। संदीप, हर हिंदुस्तानी का सपना था कि हम गर्व से कह सकें अब हिंदुस्तान में भी बुलेट ट्रेन चलती है, लेकिन अब कह रहे हैं कि 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर 2023 तक था, अब कह रहे हैं कि 2028 तक ही हो सकता है। और ये कह रहे हैं अब 2028 भी जब तारीख दी जा रही है, ये अनिश्चितता का माहौल हो गया है। ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री मोदी का, आपको ध्यान होगा गाजे बाजे के साथ इसका ऐलान किया गया था। जापान के साथ एक हमने साझेदारी की थी, 80% लोन जापान दे रहा था, 50 साल के लिए लोन दिया गया था। 0.1%, 0.01% की ब्याज दर थी, मतलब मान लीजिए कि मुफ्त में ही लोन मिल रहा था, कोई ब्याज नहीं देना था, बस मूलधन ही वापस करना था। उसमें भी 15 साल का मॉरेटोरियम था कि 15 साल कोई पैसे मत दीजिए, उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन चलनी थी, ये सपनों की ट्रेन। लेकिन अब इसमें विलंब की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था, उनकी ख्वाहिश थी कि 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ाद भारत की 2022 में, तो अगस्त 15 2022 को भी मेजर पोर्शन इसका चल पाएगा। वहां पर ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे, देश इस बुलेट ट्रेन को देख पाएगा। लेकिन अब ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही है रवि, बहुत दूर की कौड़ी। और इसमें 3-4 वजह है। पहली बात तो जापानीज जो कंपनियां हैं वही हाथ उठा रही हैं कि हमसे ना हो पाएगा। उसके अलावा जो ठेके दिए गए अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ठेकेदारों को जो हिस्से दिए गए, वो बिड्स बहुत महंगी थी, अब उसमें भी सेकंड थॉट्स हो रही हैं। तीसरी बात, महाराष्ट्र में जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार आई है, उन्होंने कहा ये तो केंद्र का प्रोजेक्ट है। वो जमीन का अधिग्रहण एक बड़ा इशू है, एक बड़ा मुद्दा है। जमीन के अधिग्रहण को लेकर कोई खास दिलचस्पी, कोई खास रुचि महाराष्ट्र सरकार नहीं दिखा रही है। अब वहां पर विपक्ष की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। पर यह दरअसल ऐसा प्रोजेक्ट था जो केंद्र द्वारा संचालित था, केंद्र उसे गाइड कर रहा था। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये अधर में लटकता दिख रहा है, अधर में लटकता दिख रहा है। और वैसे भी देखिए, सुनने में और कहने में ये बड़ा अच्छा लगता था, बुलेट ट्रेन चली, बुलेट ट्रेन। लेकिन ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली थी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में फ्लाइट्स भी हैं, और इसकी कॉस्ट को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि भाई 7,000 की टिकट होगी, 11,000 की होगी, 15,000 की होगी, तो आम आदमी की पहुंच से ये वैसे ही बाहर होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ये शंका लग रही है कि धीरे धीरे एक वो ब्रशिंग अंडर द कार्पेट होता है ना, कि कोल्ड स्टोरेज में, ठंडे बस्ते में एक प्रोजेक्ट धीरे धीरे अब ये मुझे डलता और लगता दिख रहा है। ये तो बुलेट ट्रेन की बात हुई। जैसा आपने एक पक्ष तो रखा कि महाराष्ट्र सरकार भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन क्या हर बात के लिए एक तो कोरोना और दूसरा क्या राज्य सरकारों को दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं नहीं, देखिए यहां पर क्या होता है, जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा था कि देखिए भारत स्वावलंबी बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब 5 ट्रिलियन की सरकार बात नहीं कर सकती, वो वैलिड पॉइंट होगा कि हम 5 ट्रिलियन की कैसे बात करें, अभी तो कोरोना काल में है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा था। ये जो अब खबर आ रही है, ये आखिरी अंजाम तक जब वो पूरी मुश्किलें पहुंच रही थी, अब ये मुकम्मल होती दिख रही है कि ये प्रोजेक्ट अधर में लटकेगा। लेकिन 2-3 साल से ही दिख रहा था कि प्रोजेक्ट पर जिस गति से, जिस तेजी से काम होना चाहिए वो नहीं होता दिख रहा था। पर एक नैरेटिव तो बन गया, अरे देश में बुलेट ट्रेन बन रही है, चल रही है। जैसे हवाई चप्पल वाले अब हवाई यात्रा करेंगे। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हवाई चप्पल वाले कितने हवाई यात्रा कर पा रहे हैं। आज की तारीख में भी कहने को लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं कि भाई इंडिगो लो कॉस्ट है, या स्पाइस जेट है, या गो एयर है,
पर दिल्ली से मुंबई के बीच में भी 5 से 7 हज़ार, या त्योहारों के मौसम में आपको दिल्ली से पटना जाना है, 15 से 16 हज़ार रुपए का टिकट है, तो हवाई चप्पल वाला वो टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो हवाई चप्पल वाला हवाई यात्राएं करेगा। या स्मार्ट सिटीज बनेंगी और 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। अब आप अपने आसपास जितनी भी सिटीज हैं उनको देखिए, वो कितनी स्मार्ट हैं। दिल्ली ही कितनी स्मार्ट है, या मुंबई कितनी स्मार्ट है। थोड़ी बारिश हुई नहीं और जाकर कैमरा लगा दो ओल्ड मिंटो ब्रिज पर और आपको पता लग जाता है कि कितनी स्मार्ट बनी है सिटीज। या गुरुग्राम जो साइबर हब है, जहां सारे मल्टीनेशनल्स हैं, वहां सारी गाड़ियां तैरने लगी। ये सपने थे, ये सपने थे जो देशवासियों को दिखाए थे सरकार ने कि देखिए उन पर कितना गंभीरता से काम हुआ और उसका फीडबैक क्या मिल रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में हम कितने गंभीर हैं बतौर राष्ट्र। ये कई सवाल हमारे सामने मुंह बाय खड़े रहते हैं स्मार्ट सिटी की। लेकिन सरकार के पास तो आजकल हर समस्या का एक ही जवाब होता है, कोरोना है, क्या करें। नहीं, कोरोना तो 4 महीने से है ना, 5 महीने से। उससे पहले क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा 5 साल पहले किया गया था। वो कितनी स्मार्ट बनी है। काशी को प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है कि क्योटो बनाएंगे, और काम हुआ, घाटों पर काम हुआ, थोड़ी साफ सफाई होने लगी। सड़कें भी, मैं वहाँ पर पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं गया था, वहाँ पर था कुछ दिनों के लिए, तो थोड़ी सड़कें चौड़ी करने का काम हो रहा था। एक बाईपास भी वहाँ पर बना जो सीधा एयरपोर्ट से आपको कनेक्ट करता है, अब वो ढह गया। तो कहने और करने में अभी भी इस देश में, और ये समस्या अभी की नहीं है, ये 70 साल से हमारी समस्या चली आ रही है कि कहने और करने में, हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। स्मार्ट सिटी की तो बात हो गई, जरा गांव की भी बात कर लें। आदर्श ग्राम योजना, ये भी बड़े गाजे बाजे के साथ घोषणा की गई थी कि हर सांसद एक ग्राम को गोद लेगा और वहां उस गांव को ऐसा विकसित किया जाएगा, उससे एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा, आसपास के इलाकों में भी उसके असरात होंगे। और पहले एक गांव लेना था, फिर 2019 तक के लिए एक आपने बनाया लक्ष्य कि हर सांसद 3 गांव को गोद लेगा, और 2022 तक वो 5 गांव गोद लेने वाला था। लेकिन वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है, जाने के कगार पर नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह नहीं है। अब आदर्श ग्राम की कोई बात ही नहीं करता। अब वो मतलब आपने कहा और आप थोड़ा बहुत करने लगे और ग्राम आदर्श बनाने की ओर आपने कदम उठाने शुरू किए, लेकिन बीच में ही रास्ता आपने छोड़ दिया, बीच में ही कोशिशें करनी छोड़ दी। फंड ही नहीं मिला, कहा गया फंड नहीं मिला, गंभीरता नहीं दिखी, आपने फीडबैक रिपोर्ट नहीं ली, स्टेटस रिपोर्ट नहीं ली। अगर सांसदों को कहा गया है तो भाई बताइए, आए, हर सांसद आए और बताए ये मेरा आदर्श ग्राम है, मैंने ये किया, अब मैं 2 और गांव लेने वाला हूं और इसके बाद 2 और गांव लूंगा। तो 2022 तक जो हमारी 75वीं वर्षगांठ होगी हमारी आज़ादी की, हमने 5 गांव को अपने इलाके में आदर्श बना दिया है। अब वो कह दिया और बात खत्म हो गई। स्वच्छता अभियान, झाड़ू के साथ प्रधानमंत्री भी लगे, तमाम मुख्यमंत्री भी लगे, तमाम नेता भी लगे। आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो साफ सफाई का आलम क्या है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो यहां हमारे यहां पे एक परेशानी है कि आप एक नैरेटिव बिल्ड कर दो। जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, और चुनाव जीती, बम्पर तरीके से चुनाव जीती। उस टाइम तक बांग्लादेश का युद्ध नहीं हुआ था, बांग्लादेश के युद्ध की बिना पर वो चुनाव नहीं जीता गया था। नारा उस वक्त दिया गया गरीबी हटाओ। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो गरीब तो आज भी जस के तस है, गरीबों को हटाने की बात हो रही है, गरीबी नहीं हटी। तो ये नारेबाजी करना हमारे देश की एक फितरत है, एक दिक्कत है, और हम भी भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, और बड़ी अच्छी बात के बाद हम खुद भूल जाते हैं कि ये वादा किया गया था, इसे पूरा क्यों नहीं किया गया। और एक और जो आपने आज सबसे बड़ा सवाल में बहुत विस्तृत से चर्चा की है, लेकिन मैं आखिर में ये सवाल पूछ ही लेता हूं, क्योंकि रोजगार इस देश के युवाओं की जरूरत है, और रोजगार को लेकर, एक उम्मीद को लेकर ये सरकार सामने आई थी। लेकिन आज जो सर्कुलर, पिछले कल जो सर्कुलर जारी हुआ था वित्त मंत्रालय की तरफ से कि अब जो है सरकारी नौकरियों पर रोक लग गई है, और जो जुलाई में अगर निकाली भी हैं तो उन पर भी रोक। आज एक क्लैरिफिकेशन आई है, नहीं, दरअसल वो रोक नहीं है, वो इंटरनल सर्कुलर था, पर सर्कुलर जारी कर दिया, उसे वापस कब लोगे? तो इसमें सरकार की मंशा दिखती है ना। सरकार कह रही है हमारी जिम्मेदारी नहीं जी, आप स्वावलंबी बन जाइए, आप कौशल विकास कीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए जी, आप जाकर लोन ले लीजिए। अब ऐसे बहुत घर हैं, मैं भी ऐसी
पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे घर में आज तक किसी ने कारोबार किया ही नहीं, कोई बिजनेस किया ही नहीं। शायद मेरे परिवार में एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट नहीं है। हम कामकाज करते हैं, फौज में जाते हैं, नौकरी करते हैं या किसानी करते हैं। मेरे परिवार की वो पृष्ठभूमि है। अब मुझे बताया जाए एंटरप्रेन्योर बनिए तो हमारे जीन्स में शायद कुछ म्यूटेशन करनी पड़ जाएगी। और जहां पर ये आप इस सवाल को उठा रहे हैं, ये भी एक और सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, कौशल विकास। 2015 में बड़े गाजे बाजे के साथ कहा कौशल विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जिसे अब आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है। वो 5 साल क्या किया गया, इस पर भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए और देना होगा। और जहां तक कौशल विकास की बात है, जो आंकड़े हैं मेरे पास, 68 लाख लोगों का कौशल विकास हुआ रवि, और उनमें से नौकरी कितनों को मिली? 15 लाख को, 23% लोगों को। मतलब 100 लोगों का कौशल विकास हुआ, 23% को नौकरी मिली। बीच में कुछ साल ऐसे भी आए कि 2.5 लाख की कौशल विकास हुआ है और 200 लोगों को नौकरी मिली। तो सुनने में, बोलने में, कहने में, वाहवाही लूटने में ये बातें अच्छी लगती हैं, पर इन्हें जमीन पर भी उतारना पड़ेगा, तभी हमारा देश, हम बतौर समाज भी कितने गंभीर हैं। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उसका आकलन भी इन्हीं बातों से होता है। हम कह देते हैं और भूल जाते हैं, और फिर वही जस का तस। तो चलिए, इस क्लास में आज के लिए इतना ही। तो सर का यही कहना था कि सपने तो हमें दिखाए गए हैं, लेकिन वो सपने कब सच होंगे, ये इंतज़ार कब खत्म होगा, चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, स्मार्ट सिटी का हो, आदर्श ग्राम का हो, क्योंकि ये धरातल पे अभी दिख तो नहीं रहे। दर्शकों की, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे किए जाते हैं उनकी जवाबदेही भी तो लो कि आपने ये वादा किया था, ये पूरा हुआ है क्या, ये पूरा क्यों नहीं हुआ, ये जवाबदेही भी तय कीजिए ना। जो भी सांसद हो, किसी भी पार्टी का हो, उनसे पूछिए कि आपने ये कहा था करने के लिए, ये किया क्या। ये बतौर नागरिक हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हमें एक हक, एक अधिकार दिया गया है बटन दबाने का, तो हमें यह भी हक, ये अधिकार भी दिया गया है कि हम सवाल पूछें कि आपने किया क्या और क्यों नहीं किया, हम बटन आपके लिए क्यों दबाएं। ये जिम्मेदारी भी हम, ये अधिकार भी अपना समझेंगे, तभी हम स्वस्थ लोकतंत्र और एक सही मायने में विकसित देश बन पाएंगे। बिल्कुल, जागरूक नागरिक जो है देश की तरक्की में बहुत जरूरी होता है। तो ये खबरें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सुशांत केस में क्या होगा ये सीबीआई जानेगी, लेकिन आपके रोजगार आपसे क्या छीन रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था, कि सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाइए, ये रोजगार मिला हुआ है। जासूस मत बनिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी नौकरियां कितनी सेफ हैं, अर्थव्यवस्था से आपको क्या फायदा होगा, जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, कब होंगे, ये जानना एक जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।